नमस्कार, मैं हूं नीलू। करते हैं आप खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात कोरोना संकट की करते हैं। तो कोरोना संकट के बीच आज और कल प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी राज्य सरकारों से कोरोना संकट पर रिपोर्ट मांग सकते हैं और कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों जैसे कि दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात के लिए अलग से योजना लॉन्च भी की जा सकती है। आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक होगी, जबकि 17 जून को 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी बैठक करेंगे। कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी 88 दिनों में छठी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। इसके पहले वो 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 और 27 अप्रैल और फिर 11 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुके हैं। लेकिन ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी लगातार 2 दिन मुख्यमंत्रियों से कोरोना संकट पर निपटने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने वाले हैं। और प्रदेश में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सोमवार को कोरोना के 480 मरीज मिले हैं और अब कुल आंकड़ा 14,095 तक जा पहुंचा है। प्रदेश में कुल एक्टिव केस 5,064 हैं, जबकि 8610 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। जबकि अब तक कोरोना से 417 लोगों की मौत हो चुकी है और अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। शामली में कोरोना के संक्रमण से पहली मौत का मामला सामने आया है। मृतक महिला मेरठ के मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती थी और 3 जून को उसने मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे मेरठ रेफर कर दिया गया। जांच में महिला कोरोना पॉजिटिव निकली, जिसके बाद उसके परिजनों को क्वारंटीन कर दिया गया और स्वास्थ्य विभाग ने भी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद की एक महिला जो थाना भवन की निवासी थी, उनकी मेरठ मेडिकल कॉलेज में मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। ये महिला मेरठ मेडिकल कॉलेज में सैंपलिंग के दौरान पॉजिटिव पाई गई थी। और सीएम योगी आज लखनऊ में 1,35,000 प्रवासी कामगारों को प्रदेश में रोजी रोटी कमाने के लिए रोजगार के लिए ऑफर लेटर देंगे। कार्यक्रम का आयोजन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग की ओर से कराया जा रहा है। ऑफर लेटर हासिल करने वाले सभी कामगार नोएडा के गारमेंट इंडस्ट्री और रियल एस्टेट सेक्टर में काम करेंगे। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत को लेकर मेदांता अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया है। मेडिकल बुलेटिन में लालजी टंडन की हालत गंभीर बताई गई है। अस्पताल के मुताबिक लालजी टंडन के फेफड़े, किडनी और लीवर में दिक्कत है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन को 11 जून को यूरिन इन्फेक्शन के बाद बुखार होने पर परिजनों ने उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। शुरुआती पड़ताल में डॉक्टर को यूरिन इन्फेक्शन का पता चलने पर इलाज शुरू कर दिया। बुखार की वजह से उनकी कोरोना जांच भी हुई, जो नेगेटिव आई। इसके बाद राज्यपाल के लीवर में दिक्कत पाए जाने पर सिटी गाइडेड प्रोसीजर किया गया। फिलहाल उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। आपको बता दें कि रविवार को सीएम योगी ने अस्पताल जाकर लालजी टंडन से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। सीएम ने पशुधन विभाग में फर्जी टेंडर के मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एसटीएफ ने अब तक फर्जी टेंडर के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जल्द ही कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल ये पूरा मामला 9 करोड़ 72 लाख रुपए के फर्जी टेंडर से जुड़ा हुआ है, जो पशुधन राज्य मंत्री के दफ्तर से जारी किया गया। इस घोटाले में पशुधन राज्य मंत्री को प्रधान निजी सचिव रजनीश दीक्षित और निजी सचिव धीरज कुमार देव समेत 7 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। विभाग में ठेका दिलाने के नाम पर की गई धोखाधड़ी पर कुछ लोगों के द्वारा ट्वीट करके ये दर्शाने का काम किया गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार की, उस पर आरोप लगाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार शिष्टाचार का एक अंग बन गया था, भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया था और लोग खुलेआम जिस प्रकार से धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार कर रहे थे, उसको छुपाने के लिए आप कुछ लोग आज ट्वीट का सहारा ले रहे हैं।
और लखनऊ की बात करें तो फर्जी टेंडर मामले में अब कार्रवाई हुई है। एसटीएफ आईजी ने एसीएस होम को पत्र लिखा है इसको लेकर कि तीनों आरोपियों को सरकारी सेवा से हटाने की इसमें मांग की गई है। हम आपको बता दें कि रजनीश दीक्षित, उमेश मिश्रा और धीरज कुमार देव हैं आरोपी। इनकी गिरफ्तारी हुई थी और अब एक पत्र लिखा गया है इस पूरे फर्जी टेंडर मामले को लेकर। एसटीएफ आईजी ने एसीएस होम को यह पत्र लिखा है जिसमें तीनों आरोपियों को सरकारी सेवा से हटाने की मांग की गई है। और 14 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। हम आपको बता दें कि कानपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर के कप्तान बदल दिए गए हैं। सहारनपुर, प्रयागराज, बागपत के एसपी भी हटा दिए गए हैं। कानपुर से प्रमोट हुए अनंत देव तिवारी अब डीआईजी एसटीएफ बनाए गए हैं। दिनेश कुमार पीएस एसपी कानपुर बने हैं। एस चनप्पा एसएसपी सहारनपुर बनाए गए हैं। वहीं अभिषेक दीक्षित को एसएसपी प्रयागराज बनाया गया है। जयप्रकाश यादव एसपी पीलीभीत बनाए गए हैं। तो 14 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। बातचीत करने के लिए प्रीति हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति, देर रात का ये फैसला है और कई जिलों में जो 14 आईपीएस हैं उनको इधर से उधर रिशफल किया गया है। इसके पीछे की वजह क्या है? जो फैसला हुआ है ये कल आधी रात में हुआ है और 14 आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर किए गए हैं। और इसमें सबसे खास बात ये रही कि जिन जिलों के आईपीएस ऑफिसर्स को बदला गया है वहां की स्थिति को ध्यान में रख के बदला गया है। अगर मैं वहां पे कोरोना के अपडेट की बात करूं तो वहां पे ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति साफ नहीं थी, मतलब सही नहीं थी। इस वजह से इन आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर हुए हैं। और जिन जिलों के कप्तान को बदला गया है उसमें मेन जो जिले हैं उसमें कानपुर, पीलीभीत, सीतापुर, शाहजहांपुर और सहारनपुर और सबसे बड़ा जो जिला है वो प्रयागराज है। और इन सभी जगहों के जो कप्तान हैं उनको बदल दिया गया है। और साथ ही बहुत एक जो आईपीएस ऑफिसर है, तो प्रीति इसको रूटीन कार्रवाई के तौर पर ही देखें हम? जी नीलू, अपना सवाल दोबारा से दोहराइए। क्या हम इसको रूटीन एक ट्रांसफर जो होती है उसी के तौर पर देखें? इसको हम रूटीन ट्रांसफर तो देख ही सकते हैं, लेकिन अभी इस टाइम पर हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से कोरोना को लेकर अपडेट चल रहा है और मुख्यमंत्री ने खुद अपनी कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री खुद इतने एक्टिव नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री रोज टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं जिससे कि यूपी में कोरोना की स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। तो उसको लेकर भी ये ट्रांसफर बिल्कुल, तो रूटीन और कोरोना दोनों को ध्यान में रखते हुए ये ट्रांसफर की गई है और देर रात ये फैसला लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रीति। और अनामिका शुक्ला शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में एसटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र राज उर्फ गुरुजी उर्फ सुशील हरदोई के बीएसए ऑफिस का क्लर्क रामनाथ और जौनपुर का जिला समन्वयक अधिकारी आनंद सिंह शामिल है। तीनों आरोपी मिलकर ये गैंग चला रहे थे। मास्टरमाइंड सुशील फर्रुखाबाद में सरकारी स्कूल में सहायक अध्यापक भी है। और अनामिका शुक्ला के तर्ज पर जौनपुर शिक्षा विभाग में भी फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला अब सामने आया है। जौनपुर और आजमगढ़ में प्रीति यादव के डॉक्यूमेंट्स पर 2 महिलाओं की नौकरी करने का खुलासा हुआ है। असली प्रीति यादव ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन किया था, जिसके बाद यह मामला सामने आया। हैरानी की बात यह है कि असली प्रीति यादव बेरोजगार है और उसके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 2 नकली प्रीति अलग अलग जगह नौकरी कर रही है। वहीं इस खबर से प्रीति यादव के परिजन भी हैरान है। और बुलंदशहर में सरेशाम बदमाशों ने एक व्यक्ति की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। वारदात शहर के पौष इलाके का बताया जा रहा है। ये इलाका है यमुनापुरम, जहां पर पूर्व मंत्री हितेश कुमारी के घर के सामने होने से शहर में हड़कंप मच गया है। यहां पर कार में सवार जडौल के पूर्व प्रधान और पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हिस्ट्री शीटर संजीव को कार से ही आए हमलावरों ने 10 गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक संजीव हिस्ट्री शीटर था और उस पर हत्या और डकैती के कई मामले दर्ज थे। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की तलाश तेज कर दी है। एक ग्राम जाडौल है, थाना खानपुर क्षेत्र में, वहाँ का पूर्व प्रधान है संजय।
जो अपने समय का शातिर अपराधी रहा है, थाने का हिस्ट्री शीटर है। इसके विरुद्ध 4 हत्या के, डकैती, लूट के तमाम मुकदमे, 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे पूर्व में दर्ज रहे हैं। हत्या के 4 प्रकरण थे। इसकी आज गोली मार करके हत्या की गई है। एक स्कॉर्पियो से 4 लोग उतर के आए हैं। इसकी गाड़ी के आगे स्कॉर्पियो लगा दी गई थी और उन लोगों के द्वारा हत्या की गई है और बहुत जल्द ही हम लोग निकाल रहे हैं तमाम CCTV फुटेज और तरीके से हमारे पास काफ़ी कुछ जानकारी। और बांदा में 2 सड़क हादसों में 13 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया है। पहली घटना चिल्ला रोड की है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां से 2 गंभीर घायलों को कानपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं दूसरी घटना गुरेह गांव के पास की है, जहां पर टेम्पो पलट जाने से एक ही परिवार के 7 लोग घायल हो गए। घायलों के मुताबिक टेम्पो चालक नशे में था और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने की वजह से यह हादसा हो गया। एक्सीडेंटल मामला है, बताते हैं कि एक 4 पहिया गाड़ी में जो है ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे कि जो है 6 लोग घायल हो गए हैं। 6 लोग घायल हमारे यहाँ भर्ती हुए थे, जिसमें 2 लोगों को रेफर कर दिया गया। अभी 4 लोगों को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। और कासगंज में तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पिकअप का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसा जमालपुर गांव के पास हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर गाड़ी को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रयागराज में धुमनगंज इलाके में तेज रफ्तार 2 बाइक सवारों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए और यह पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक बाइक सवार अचानक गलत दिशा से आ जाता है, जिससे हादसा हो जाता है। हरदोई में जिले के आला अधिकारी पराली जलाने वालों पर जुर्माना लगाकर खुद की पीठ ठोक रहे हैं, लेकिन अब यही अधिकारी शहर में जगह जगह रखे कूड़ेदानों में जलती आग और इससे निकलने वाले धुएं को अनदेखा कर रहे हैं और यही जहरीला धुआं लोगों की सेहत के लिए हानिकारक बनता जा रहा है। लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल बॉर्डर से कुछ पिलर गायब हो गए हैं, जिसके बाद SSB ने DM को पत्र लिखकर कहा कि नेपाल की ओर से बॉर्डर पर अतिक्रमण किया जा रहा है। SSB की माने तो पिलर नंबर 742 और 766 के बीच से कुछ पिलर गायब हैं। हालांकि इस पत्र के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद अधिकारियों की टीम ने बॉर्डर इलाके का दौरा कर गया, साथ ही एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया है। नेपाल के लोगों ने कुछ छिटपुट कब्जे कर रखे हैं और कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां इंडिया के लोग बढ़कर नेपाल साइड में कब्जा कर रखे हैं। जो बाउंड्री के उसके मेजरमेंट के रूल्स होते हैं कि दोनों जगहों की टीमें आती हैं और दोनों की उपस्थिति में जॉइंट पैमाइश होती है, शुरू हो जाएगा। उसके हिसाब से जहां पिलर्स हमारे मिसिंग हैं वहां नए पिलर्स लगा करके इस समस्या का हम लोग निदान कर लेंगे। और नेपाल के साथ नक्शा विवाद के बीच भारत ने नेपाल में 37 मिलियन से ज्यादा नेपाली रुपए की सहायता की है। यह सहायता राशि पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में सैनिटेशन फैसिलिटी निर्माण के लिए दी गई है। और खबर अमेठी से लेते हैं, जहां पर जामू ब्लॉक के रीसी गांव की दलित महिला प्रधान पार्वती देवी ने अपने गांव में विकास कार्य न होने का आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी नेता जंग बहादुर सिंह के साथ ADM को शिकायती पत्र भी सौंपा। पार्वती देवी का कहना है कि 5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक उनके खाते से एक भी पैसा नहीं निकाला गया। उन्होंने अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी से भी इसकी शिकायत की, लेकिन कोरा आश्वासन नहीं मिला। आपको बता दें कि पार्वती देवी के कार्यों से खुश होकर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान स्मृति ईरानी ने इन्हें अपने साथ लेकर संसद घुमाया था, लेकिन आज पार्वती देवी की शिकायत कोई नहीं सुन रहा। जाना साहब हमारा काम नहीं होता, जाना 5 साल बीत गए और हम जाना दौड़त थक गए। हमारा जाना स्मृति ईरानी किया गए, कहीं के सहारा काम है, यहाँ से जाना कर दिए थे साहब। जिला प्रशासन ने झूठा कह दिया कि खाता संचालित है। जितनी भी एप्लीकेशन इन्होंने दिया सब में जिला प्रशासन ने झूठा जवाब दिया। मुख्यमंत्री की चिट्ठी में लिख दिया कि निस्तारण कर दिया गया और आज तक इनके खाते में 2 करोड़ 24 लाख कुछ रुपया है। एक नया पैसा उसमें से न खर्च हुआ न विकास में। और
फिरोजाबाद में मनरेगा का काम जेसीबी मशीनों से कराया जा रहा है। मामला शिकोहाबाद का है। इसके बाद एसडीएम ने इन इलाकों में छापेमारी की और मौके से कुछ जेसीबी मशीनों को जब्त किया है। साथ ही मामले के जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल जब से प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं तब से मनरेगा में काम की डिमांड बढ़ी है, लेकिन ये काम मजदूरों की बजाय मशीनों से करवाया जा रहा है, जो कि नियमों के खिलाफ है या नहीं है, ये भी जांच का विषय है। अगर वो नहीं है तो उस पर जो मैनुअल लेबर लगनी चाहिए थी वो क्यों नहीं लगी? क्या प्रधान की इसमें भागीदारी संलिप्तता है, सेक्रेटरी की संलिप्तता है, या फिर अन्य जो वहाँ पर और उच्च उनसे संबंधित अधिकारी हैं क्या उनकी संलिप्तता है? कहीं ऐसा तो नहीं मनरेगा का काम करते हुए कर्मचारियों की सैलरी को बचाने के लिए जेसीबी को लगाया गया हो? ये सब अभी जाँच के बिंदु हैं। ये अभी देखना होगा कि मामला क्या है, अभी उसकी जाँच जारी है। और बहराइच से खबर है, यहां पर कोतवाली देहात में तैनात सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सिपाही फर्जी केस में आरोपी को जेल भेजने की बात कह रहा है। आरोप है कि सिपाही ने पहले युवक को फर्जी फंसाने के लिए विपक्षों से पैसे लिए और युवक को फर्जी एनडीपीएस के केस में जेल भेज दिया। यह वीडियो 10 जून का बताया जा रहा है। इस वायरल वीडियो का पुलिस अधीक्षक विपिन मिश्रा ने संज्ञान लिया। भ्रष्टाचार में लिप्त सिपाही सुरेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा लिखाकर सीओ सिटी को जांच सौंपी है और कोतवाल देहात को लापरवाही के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने साफ किया कि जो भी मामले में दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। थाने पर संबंधित आरक्षी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा उसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा संपादित की जाएगी। संबंधित आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में एक आरोप यह भी लगाया गया है कि उक्त आरक्षी ने किसी व्यक्ति को फंसाने के उद्देश्य से ये पैसे लिए थे। और चित्रकूट से खबर है, यहां पर मऊ थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शारदा नाम के मजदूर की एक दबंग से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद दबंग ने बालूघाट माफिया के गुर्गे के साथ मिलकर मजदूर को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तारी की जा रही है। घाट पर दो मजदूरों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसकी सूचना थाने पर पहुंचने के बाद तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। शारदा जो कि मजरूब था उसे अस्पताल में भिजवाया गया, जिसकी दौरान उपचार मृत्यु हो गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग को तरमीम किया जा रहा है। और जालौन से खबर है, यहां पर जिला प्रशासन ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम सदर ने 4 मोरंग खंडों पर सीमा से ज्यादा क्षेत्र में खनन होता पाया, जिसके बाद एसडीएम ने खदानों पर करीब 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। एसडीएम की इस कार्रवाई से मोरंग माफियाओं में हड़कंप मच गया। एसडीएम का कहना है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कुछ अवैध खनन की भी शिकायत थी, जिसके तहत मैंने घाटों में करीब 80 लाख का जो है 75-80 के बीच है वो लगवाया है, मतलब फाइन लगाया है जो है अवैध खनन का। जो किस घाट पर सर अवैध खनन का? घाट नंबर सिमरिया, नंबर 1 और नंबर 3। और खबर हाथरस से है, यहां पर थाना हसायन क्षेत्र के गांव जरेरा के पास वन माफियाओं में 4 दर्जन से ज्यादा खजूर के पेड़ का कटान कर दिया। इस बात की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को लगी, ग्रामीण भारी संख्या में मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद वन माफिया मौके से ट्रक छोड़कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बिना परमिशन के रातों रात इस अवैध कटान के खेल को वन माफिया द्वारा अंजाम दिया गया, लेकिन वन विभाग के अधिकारी अभी तक इससे अनजान है। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।